That's make it hurt. Hello guys, welcome back to the channel. I am Parth and we have decided that we are going to study chemistry together for this whole year for both JEE and NEET. तो गाइज लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ फ्रेश चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. ओके, तो गाइज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू पीपल नेवर मिस एनी अपडेट. इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. एक बार मेरी वेबसाइट पे विजिट कर लेना सो दैट यू कैन सी द स्टडी मटेरियल्स. लास्ट लेक्चर जो लास्ट चैप्टर था उसके नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं. ओके, सो गाइज अभी कुछ दिनों पहले जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि उसमें अपन ने स्टार्टिंग में थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात की थी तो वो सभी लोगों को अच्छी लगी थी. तो मैंने सोचा कि यार अपन हर लेक्चर भी स्टार्ट कोई ऐसे पॉजिटिव नोट या कोई एक पॉजिटिव कोट से कर लेते हैं. तो इससे क्या होगा, आपका जो लेक्चर है वो भी अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ मेरा दिन भी अच्छा हो जाएगा. सो आई थिंक मतलब मैंने एक कोट पढ़ा था और मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. सो द कोट वॉज दैट ड्रीम्स कम्स ट्रू बाय वर्किंग नॉट जस्ट बाय विशिंग. तो गाइस होता क्या है कि हम लोग सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं और सपने देखना भी चाहिए, नो डाउट. अगर आप आपके माइंड में गोल सेट डिसाइड करोगे, मतलब आपने सेट करा है कि यार मेरे को इतनी रैंक लानी है या फिर मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है. मतलब होता है ना ऐसा कि अपने भैया या फिर अपने कोई दीदी वगैरह या कोई कजिन कोई भी हो, जब वो अगर अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो अपने माइंड में भी आता है कि यार भैया दीदी इतना एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी करें. तो जब ऐसा होता है तो गोल सेट बिल्कुल एक माइंड में गोल सेट होना चाहिए कि यार मेरे को 1000 के अंडर रैंक लानी है या फिर मेरे को इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है. तो आप गोल सेट करो, बट सिर्फ गोल सेट करने से यू कैन नॉट गो इन दैट कॉलेज, यू कैन नॉट अचीव दैट रैंक. यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. मीन्स आपको दिन और रात एक करने पड़ेंगे टू वर्क फॉर योर ड्रीम्स, बिकॉज ड्रीम डेफिनेटली कम्स ट्रू व्हेन यू डू हार्ड वर्क. जब आप डिटरमाइंड रहेंगे आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि यार वॉट एवर आई डू, मेरे माइंड में एक चीज़ तो ये चल रही है कि मेरे को तो उस कॉलेज में जाना है, मेरे को तो रैंक लानी है. तो डेफिनेटली आपकी रैंक भी आएगी और आप वो डिजायर्ड कॉलेज में भी जाएंगे. सो इसके लिए गाइज डू हार्ड वर्क, क्योंकि यार ये बस ये 2 साल तो है, इन 2 साल में जितना हार्ड वर्क करना है उतना आपको आगे लाइफ में कभी भी पढ़ाई को लेकर हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा. मतलब हार्ड वर्क तो थ्रू आउट लाइफ करना ही पड़ता है, लेकिन जो पढ़ाई वाला हार्ड वर्क है वो करने के लिए जो 2 साल है 11th एंड 12th वो लास्ट ईयर्स होता है. बस इन 2 साल में अच्छे से कर लो, उसके बाद पढ़ाई तो मतलब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में कम होता जाएगी और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ये सब बढ़ते जाएगा. तो जितना पढ़ना है इन 2 साल में पढ़ना है, इसके लिए यार जान लगा दो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे. सो ऑन स्टार्टिंग विद दिस पॉजिटिव नोट वी आर ऑन द सेकंड चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. सो गाइस बैकग्राउंड चेंज कर दिया ताकि आप लोग को अच्छा लगे. सो दिस इज केमिकल बॉन्डिंग एंड द फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल बॉन्ड. ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मतलब ऐसा है कि इसके एप्लीकेशंस के बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सेट हो ही नहीं सकता, चाहे वो जेई की बात हो या नीट की बात हो. मतलब केमिकल बॉन्डिंग इज द बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके बिना आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, इवन आई कैन से एप्लीकेशंस अच्छे से समझ में नहीं आएगी. तो इसके लिए इस चैप्टर के लिए हमने डिसाइड किया है कि मतलब बिल्कुल छोटे जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक के सब टॉपिक्स को भी हम एकदम ब्रीफली क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जब भी एप्लीकेशंस की बात आए, जब भी कुछ क्वेश्चंस करने हो तो आप लोग सब उसको इजीली कर सको. ठीक है, सो डोंट वरी, मैंने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसको एकदम लाइट रखा है, मतलब एकदम इजी चीज़ है जो शायद आप लोगों ने कभी 10th में या अभी 11th की पढ़ाई करते करते आपके टीचर्स या फिर किसी के मुझे पहले सुना करा होगा. सो इसके लिए फर्स्ट लेक्चर इज वेरी लाइट, मतलब यहाँ पे यू कैन डू वेरी इजीली, आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो द फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल बॉन्ड. तो आई थिंक गाइज आप लोग को पहले से ही पता होगा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, बट स्टिल विल डिस्कस इट. द केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन 2 और मोर पार्टिकल्स टू होल्ड देम टुगेदर. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मॉलिक्यूल, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, एटम्स एक दूसरे के पास में कैसे रहते हैं, सो दैट फोर्स इज केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड एक दूसरे एटम्स को मॉलिक्यूल में होल्ड करके रखता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे HCl का मॉलिक्यूल है, आई हैव HCl मॉलिक्यूल. तो इस HCl में H और Cl जिस फोर्स से एक दूसरे से बंधे हुए हैं दैट फोर्स इज केमिकल बॉन्ड. यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, दिस इज केमिकल बॉन्ड. मतलब वो तो अब ये जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये सब तो हमने बाद में उसको क्लासिफाई कर दिया, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, लेकिन होते तो केमिकल बॉन्ड है. फॉर एग्जाम्पल O2 मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन,
सो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, बट स्टिल दिस इज केमिकल बॉन्ड। मतलब जो भी फोर्स, जो भी शक्ति की वजह से ये एटम्स एक मॉलिक्यूल में जुड़े हुए हैं, उस शक्ति को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा सा लीम हो गया। नेक्स्ट, कॉसल और लेविस अप्रोच, कॉसल और लुईस अप्रोच। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग अपने मतलब विद टाइम धीरे धीरे एटॉमिक थ्योरीज आई, अलग अलग अपन बोल सकते हैं कि स्टडीज, एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उनके जो रिजल्ट आते थे उससे धीरे धीरे हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग वगैरह इंप्रूव होते गए। मतलब अपना नॉलेज अबाउट केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों विद टाइम अपडेट होते गया। ठीक है, तो जो कॉसल और लुईस थे, दो साइंटिस्ट, उनका एक अप्रोच था, मतलब उन्होंने एक, उनका बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू केमिकल बॉन्डिंग की एक थ्योरी दी थी, एंड दैट थ्योरी वी से यूजुअली वी से कॉसल एंड लुईस अप्रोच। ठीक है, अब उन्होंने किया क्या था हम पहले वो समझ लेते हैं, और जिनकी थ्योरी थी उसकी एप्लीकेशन क्या थी वो देख लेंगे। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा था कि जो नोबल गैस है, नोबल गैसेस बहुत स्टेबल रहती है। मतलब होता क्या है गाइस, जिस भी चीज की एनर्जी जब मिनिमम, मतलब उसकी जब मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहती है ना, तो उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है। मतलब मिनिमम एनर्जी, कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, इफ इट इज हैविंग अ मिनिमम एनर्जी देन इट्स स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो जो इनर्टनेस है, मतलब नोबल गैस का इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, मतलब होता क्या है गाइस, जो एटम है ना वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल रहता है, मतलब इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन एटम्स क्या करता है, टू गेट मोर स्टेबलाइज वो रिएक्ट करता है, इट कंबाइंस विद अदर एटम्स टू गेट स्टेबलाइज। लेकिन नोबल गैसेस कभी रिएक्ट नहीं करती, बिकॉज नोबल गैसेस आर इटसेल्फ वेरी स्टेबल। मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू टेक हीलियम, इफ यू टेक नियॉन, इनका रिएक्शन नहीं होता एक दूसरे से, दे डोंट रिएक्ट विद अदर्स। ऐसा रेयरली केस रहते हैं जब अपन फोर्सफुली इनका रिएक्शन करवाते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर मतलब आप ऐसे नेचर में देखो, तो नेचर में जो नोबल गैसेस है दे डोंट फॉर्म बॉन्ड्स बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल। हमने जैसा, अब जब मैं आपको बात करूं, जब आप 9th-10th में पढ़ते थे, तो वी यूजुअली से कि जो इनका लास्ट वैलेंस शेल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, एंड दैट रीजन इज ट्रू। मतलब जो इनका वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है, तो इसके वजह से काफी स्टेबल रहते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। सो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस जो इन्होंने ऑब्जर्व की थी कॉसल और लुईस ने, तो इन्होंने बोला कि यार हर जो एटम है, हर जो एलिमेंट है, वो क्या चाहता है, वो नोबल गैस के सब बनना चाहता है। इसके लिए द वर्ड नोबल इज, मतलब नोबल गैस क्यों बोलते हैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट ट्राई टू बिकम लाइक नोबल गैस। वो चाहते कि यार हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो और हम भी स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये ऑक्टेट रूल दिया गया था। अभी तक का तो एकदम सिंपल चल रहा है। मतलब ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि जो आपका वैलेंस शेल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है देन यू हैव कंप्लीटेड ऑक्टेट एंड यू आर स्टेबल एज नोबल गैस। ठीक है, तो कॉसल और लुईस का यही अप्रोच था कि जो भी अपने एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास नियॉन है, नियॉन नोबल गैस है तो स्टेबल है। तो सोडियम के पास जैसे 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स है, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव, सो इट इज नोबल गैस। तो ये सोडियम ने क्या किया, ऑक्टेट रूल को ओबे किया, इसके लिए सोडियम क्या हो गया, सोडियम हो गया स्टेबल, इट बिकेम स्टेबल। ठीक है, तो इनका यही अप्रोच था कि यार जो भी नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा, ऑक्टेट जो भी नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा वो हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, अब उसके लिए मतलब ये बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए लुईस ने एक डॉट स्ट्रक्चर दिया था। अब वो देखते हैं डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल दिया है आपको, तो उस मॉलिक्यूल के थ्रू, मतलब उस मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप कैसे शो करोगे कि इसने कितने, मतलब इसमें जो एटम्स है उसमें से किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये शो करने के लिए एक डॉट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वो उस डॉट स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ रूल्स है, मतलब रूल्स, और यू कैन से few important points to understand this. First is, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया है तो उसमें जो अपन देखते हैं, आपको एक एग्जांपल तो फॉर एग्जांपल CH4, तो इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इन, मतलब इसमें ये किससे बना है, कार्बन के एटम से और हाइड्रोजन के एटम से। सो हमको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा। मतलब एक सेंट्रल एटम होता है और उसके आसपास दूसरे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। मतलब यू कैन कंसिडर कि जो सेंट्रल एटम है ना दैट इज द बॉस, मतलब फॉर अंडरस्टैंडिंग वो बॉस होता है मॉलिक्यूल का। मतलब उसके बेसिस से ही सब मतलब अरेंज रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन, जैसे हमें CH4 का स्ट्रक्चर बनाओ, ये जो आपने 10th में पढ़ा होगा कार्बोनेट्स कंपाउंड में, तो CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, सो इसमें यू कैन सी जो कार्बन है दैट इज सेंट्रल एटम। ओके, सो सेंट्रल एटम कोई भी मॉलिक्यूल का आप असाइन कैसे करोगे। सो फर्स्ट थिंग, जो सेंट्रल एटम होता है ना वो इट इज लेस इन नंबर जो होता है दैट इज सेंट्रल एटम। एंड द सेकेंड थिंग यू कैन से इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव।
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जैसा कि हमने पीरियोडिसिटी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सो ये हमको यहाँ पे काम आएगी, जो भी सेंट्रल एटम होगा दैट विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स रहते हैं ये अपने को हेल्प करते हैं समझने के लिए कि यार सेंट्रल एटम होता क्या है। मतलब अपने को कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा, जब अपने को उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आप इस मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स होंगे, तो उसमें से आप डिसाइड करो कि सेंट्रल एटम कौन सा है, ठीक है। फिर जो सेंट्रल एटम है उसके अकॉर्डिंग आप आसपास के एटम्स को अरेंज करो, देन विल सी कि कौन से एटम ने किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और किसने किससे इलेक्ट्रॉन लिया है। ये पूरा जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से समझ में आ जाता है। बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपने को बॉन्ड्स बताता है कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सो अपन एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज H2। सो यहाँ पे जो H2 है, यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है बट इट इज लाइक ऑल द एटम्स आर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अपने को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कौन सा सेंट्रल एटम है। मतलब मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन लेता हूँ और यहाँ दूसरा हाइड्रोजन लिया, और हाँ जब भी अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपने को हर एटम के पास उसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डॉट के फॉर्म में शो करना है। मैंने यहाँ डॉट बना दिया, ये हाइड्रोजन का डॉट बना दिया। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयर करते हैं और इन दोनों की जो मतलब बोलते हैं लास्ट वाला शेल उसको कंप्लीट करता है। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विद दिस हाइड्रोजन। मतलब अब ये तो फर्स्ट एग्जांपल है, तो मैं आपको इसको पिक्टोरियली बता देता हूँ। जैसे सपोज अपने पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम इसका न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन। फिर एक और हाइड्रोजन है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड ये एक और इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। और शेयर करने के बाद में क्या होता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे, सो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से यहाँ पे जब आ जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो इन दोनों का वैलेंस शेल हो जाता है कंप्लीट, सो इट बिकम्स स्टेबल, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनेगा इसका, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इट विल मेक, ओके। सो दिस इज H2। सेकेंड इज NF3। तो यार अब यहाँ पे दो एटम्स है तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सेंट्रल एटम है। सो अब ये दोनों रूल्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजन है इट इज लेस इन नंबर, सो डेफिनेटली नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा। और अगर आप सेकंड वे से भी देखो तो सेकंड वे भी अपन बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, सो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा। सो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, ठीक है। सो विल मेक 5, 1 2 3 4 5। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 4 5 6 7। फिर वैसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, अगेन हियर 1 2 3 4 5 6 7। So this will bond with this will bond with this and this will bond with this. So ये बनता है हमारा पूरा NF3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब इस शब्द को समझ में आ रहा है ना कि एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में जब वो कंबाइन शेयर होते हैं एंड दे फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, हियर आल्सो दे फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, हियर आल्सो दे फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। और एक ये जो लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन की एक पेयर रह जाती है, हम उसको बोलते हैं लोन पेयर। दिस लोन पेयर मतलब ये जो जैसे हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो सब लोग क्लियर हो जाते हैं कि यार जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल वैलेंस शेल में, 3 ने रिएक्ट कर लिया, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए दैट इज लोन पेयर, ठीक है। अब मैं इसको एक बार डिटेल में भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नाइट्रोजन का हब, तो हम वो सीख गए कि मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है। नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन इज 7, सो इट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। तो 1s2 बना दिया हमने, ये 2s2 बना दिया, और जो 2p3 है उसके 3 इलेक्ट्रॉन 2p3 के। तो ऐसा समझ लो कि इन तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स है इन लोगों ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, और ये जो 2 मतलब अपना ये वैलेंस इसका n इज इक्वल टू 2 है, जो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज 2। तो जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए लोन पेयर, ठीक है। नाउ विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल दैट इज CH4। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है, वापस देख लेते हैं। कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, हाइड्रोजन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1 एंड 1। सो यहाँ पे हो जाएगी इनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग। सो दिस इज योर CH4। अब यहाँ कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो सब यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपके पास कार्बन में कोई लोन पेयर आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये तो अपने जो अपने देखे 3 बेसिक एग्जांपल थे। अब थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो वी कैन से कि अब आपको 11th-12th के हिसाब से आना चाहिए। सो द वर्जन इज दिस इज 4th एग्जांपल दैट इज कार्बोनेट आयन, ठीक है। कार्बोनेट आयन मतलब इट इज एन आयन, इसके पास 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है।
सो अब ये चीज़ अपने को समझनी है कि यार अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को रखेगा कौन, कार्बन रखेगा कि ऑक्सीजन रखेगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल। हमने अभी देखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखा था। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हमने यही देखा था कि कौन जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको अपने पास रखेगा। सो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन खुद के पास इलेक्ट्रॉन रख लेगा। तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक जैसे अब ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन का अगर अपन सिंपल देखें तो इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और जो कार्बन होता है कार्बन हैज 4। लेकिन जब अपन इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये एनायन है, इफ इट इज एनायन, सो जो इलेक्ट्रॉन है आपको वो कोई एटम को पहले से देने पड़ेंगे। तो जस्ट लिसन टू मी, एक बार अपन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। लाइक वी हैव कार्बन, यू हैव 3 ऑक्सीजन, 1 2 एंड 3 ऑक्सीजन। इसके अपन बना देते हैं 1 2 3 4 बॉन्ड्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। दिस इज 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6। तो अब ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को दे दिया, आई गिव द इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर आ जाएगा एक माइनस चार्ज। मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो इस वाले ऑक्सीजन को दे दिया, तो इस पर भी आ जाएगा एक माइनस चार्ज, ठीक है। अब अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, अब इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए सो इट विल बी स्टेबल, तो ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाए सो इट विल बी अगेन स्टेबल, क्योंकि अब यहाँ पे इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन ऊपर का जो एक्स्ट्रा था वो मिल चुका है। लेकिन यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है इट इज अगेन मतलब वो सेम है 6 इलेक्ट्रॉन वाले स्टेट, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कार्बन के वो 2 इससे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। आगे बात समझना, मतलब कि जैसे जो भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है अपन ने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। अब देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो आपका O माइनस है ना, अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है सो यू कैन सी इट इज वेरी सिमिलर टू फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन में भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये O माइनस में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब अगर मैं न्यूक्लियस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर फ्लोरीन होता तो वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है ना, तो वैसे ही जो O माइनस है वो भी सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीजन है, इसको कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं मिले हैं, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द 5th एग्जाम्पल, दैट इज HNO3। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, दिस इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बहुत डेंजर होता है, यहाँ कभी किसी की स्किन पे चल जाए स्किन पूरी जल जाती है। इट इज़ वेरी वेरी करोसिव, मतलब बहुत जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है ना, इट इज़ वेरी, मतलब स्कूल्स वगैरह में क्या होता है डाइल्यूट फॉर्म्स वगैरह होते हैं यूजुअली, बट स्टिल जब भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करो सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग एसिड्स। एसिड्स मतलब एसिड जो है बेस, बोथ आर करोसिव, वो आपके स्किन को पूरा बर्न कर सकता है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, ओके, यू शुड टेक प्रिकॉशंस। सो वॉट दिस केस, अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि NH, अब आप मुझे बोलोगे कि यार यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, बट स्टिल नाइट्रोजन इज इन लेस नंबर, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम रहेगा वो नाइट्रोजन बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कभी कभी दोनों जो आपके केसेस है वो क्लैश कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन यू हैव टू बी, मतलब यू हैव टू थिंक कि यार क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे आप 3 ऑक्सीजन, तो सेंट्रल एटम इज लाइक जो सेंटर में रहेगा और वो आसपास के इलेक्ट्रॉन से वो खुद सबसे डील कर रहा है। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, आप 3 में से किसको बनाओगे? सो वी गेट कि यार नाइट्रोजन इज लेस इन नंबर, सो नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बना देता है, ठीक है। सो विल मेक नाइट्रोजन एज सेंट्रल एटम, यहाँ पे हमारा अगेन नाइट्रोजन। अब हमारे पास यहाँ पे है 3 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, ओके। सो नाइट्रोजन के पास तो पहले 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ ना, सो होता क्या, अभी आपको स्ट्रक्चर से धीरे धीरे विद टाइम आपको समझ में आएगा कि ये जो 2 हाइड्रो, यहाँ पे ये हो गया, और अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो होता क्या है, जो एक हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बना लेता है अपने ये वाले ऑक्सीजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन ने बॉन्ड, मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको 2 बॉन्ड्स बनाने हैं, हर ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड्स बनाने बेसिकली टू गेट स्टेबलाइज। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, एक बॉन्ड बना लेती है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। और वो फिर अब उसका एक बॉन्ड तो उधर बन गया, तो नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड ही बनाएगा, ओके। अब ये वाला जो है, मतलब सपोज समझ लो कि ये वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं इसको यहाँ से हटा के नीचे बना रहा हूँ, ओके। तो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ 2 बॉन्ड बना लेगा और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ 2 बॉन्ड बना लेगा।
तो ऐसा बनता है अभी अपना नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, मतलब नाइट्रोजन के पास कुछ भी लोन पेयर नहीं बचेगी, पूरा बॉन्डिंग में चलेगा। मतलब अपने को बस अब ये धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लग जानी चाहिए। यार फ्लोरीन है तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा और स्टेबलाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो उसको 2 बॉन्ड बनाना है। अब वो जरूरी नहीं कि दोनों बॉन्ड सिर्फ एक ही एटम से बनाए, वो 2 अलग अलग एटम से भी डबल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड बना सकता है 2 अलग अलग एटम से भी, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करेंगे अपन। द एक्स्ट्रा बात इज कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है, जब भी ऐसा होता है ना कि हाइड्रोजन जो एसिड्स गिव्स हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H+ आयन देंगे, तो ये क्या होता है जब अपन इसको ब्रेक करते हैं, मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन में जाता है ये, तो ये बन जाता है H+ प्लस NO3 नेगेटिव। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड हो जाता है ब्रेक। और इस बॉन्ड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ले लेता है। सो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था ना, ये शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ले लेगा एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर बिकम्स NO3 नेगेटिव, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है वो ले चुका है ये वाला ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन है उसके बाद जो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था वो भी अब ऑक्सीजन ले चुका है, तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा H+। सो ऐसे करके होता है बॉन्ड ब्रेकेज, और अपन बोलते हैं कि हाँ एसिड फर्निशेस H+ आयन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑक्टेट रूल, मतलब जो लुइस और कॉसल ने दिया था ऑक्टेट रूल, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ऑक्टेट रूल हम यूज करते हैं। ये वाला पार्ट तो एकदम इजी हो गया था, ये मतलब अगर मैं आपको बताता नहीं तो भी आप शायद खुद से कर सकते थे। सो नाउ दिस ऑक्टेट रूल, लेकिन अब इस ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, सो वी हैव टू स्टडी दोज एक्सेप्शंस। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज हाइपोवैलेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल इज बेसिकली आपके वैलेंस शेल में या फिर जब शेयर वगैरह करने के बाद आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इस केस में हाइपोवैलेंट जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते आफ्टर शेयरिंग, बट स्टिल दे एग्जिस्ट एंड दे आर स्टेबल। तो इसके लिए ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। मतलब कॉसल और लुइस का क्या बोलना था, दे सेड कि यार अगर ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है तो आपके मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी होगी, बट एक्सेप्शन कब आएगा, एक्सेप्शन तब आएगा कि जब जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहे बट स्टिल दे आर स्टेबल, सो दिस इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देता हूं मैं। द एग्जांपल्स आर LiBr, ओके, फॉर एग्जांपल MgH2, AlCl3। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास लिथियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन भी उसके एक इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवाएगा, तो यहाँ पे यू हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज एक्सेप्शन। यहाँ पे आपके पास कितने 4, मतलब मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, सो यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। हियर AlCl3 आपके पास Al के 3 है, Cl मतलब तीनों Cl 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, सो हियर वी गेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो यार यहाँ पे ये वाले कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, इवन दे आर वेरी स्टेबल, ठीक है। सो ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे, सो दिस आर एक्सेप्शंस, दिस आर कॉल्ड हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो दिस एक्ट्स एज लुइस एसिड्स, मतलब ये जब भी चाहे ना ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब दे वांट मोर इलेक्ट्रॉन्स, दे एक्ट एज लुइस एसिड, they want more and more electron because they haven't got 8 electrons, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं लुइस एसिड्स। मतलब जब भी फॉर एग्जांपल AlCl3 है और एक और आता है GaCl3, इट ऑल्सो हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो यार ये क्या करते हैं, जहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रॉन मांगने का ट्राई करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, ओके। सो दिस आर कॉल्ड हाइपोवैलेंट। सेकेंड इज हाइपरवैलेंट, अब नाम से ही क्लियर है, दे हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो यहाँ पर हमारा ऑक्टेट रूल होता है ना कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, दे हैव इलेक्ट्रॉन्स विच आर मोर देन 8। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स वो होते हैं दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 इन देयर वैलेंस शेल, मतलब आफ्टर शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल वी हैव XeF4। सो यार ये तो आपको पता है कि Xe इज अ नोबल गैस, Xenon इज अ नोबल गैस, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशंस ऐसी हम क्रिएट करते हैं कि Xe को भी रिएक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो Xe जब रिएक्ट करता है तो Xe ऑलरेडी हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, और जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो टोटल वी गेट हियर 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 12 इलेक्ट्रॉन्स है इट इज मोर देन 8, बाकी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, इट इज स्टेबल ऑल्सो, ओके। सो नाउ वन मोर थिंग, और इसके एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज PCl5, सो हर क्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन देंगे, फॉस्फोरस इटसेल्फ है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल SF4, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। वैसे बहुत सारे कंपाउंड्स और होते हैं, जैसे XeF6 भी बनता है, XeF2 भी बनता है,
फिर XeO2 भी बन जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड दे एग्जिस्ट. तो दिस आर एक्सेप्शंस ऑफ हाइपरवैलेंट, दिस आर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल. मतलब हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे हैव इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8 बट स्टिल दे आर स्टेबल एंड दे आर एग्जिस्टिंग. दिस मीन्स दैट यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा. मतलब कॉसल और लुईस का ये बोलना था कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको ऑक्टेट रूल फॉलो करना ही होगा. मतलब हर एटम जो हर मॉलिक्यूल जो स्टेबल हो रहा है डेफिनेटली आपको वहाँ पे ऑक्टेट रूल मिलेगा. लेकिन यहाँ पे अपने को ऑक्टेट रूल नहीं मिल रहा है. दिस एलिमेंट्स हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. और जो पिछला केस था दिस हाइपोवैलेंट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे दैट आर लेस देन 8, ठीक है, बट स्टिल दिस एलिमेंट्स आर एग्जिस्टिंग. सो दिस आर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल. ठीक है. अब एक और एक्सेप्शन ड्यूप्लेट रूल. मतलब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो हमने ये देखा, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, मतलब फर्स्ट हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद सेकंड हाइड्रोजन, सो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा. सो दिस सिंगल बॉन्ड यहाँ पे का 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है. दिस इज जस्ट अ सिंगल बॉन्ड, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग. यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है. बट H2 इज स्टेबल मॉलिक्यूल, इट इज एग्जिस्टिंग एंड इट इज स्टेबल. तो यहाँ पे तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो नहीं रहा है. सो यहाँ पे ड्यूप्लेट रूल फॉलो हो रहा है. सो दिस इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है. यू हैव टू टेक केयर, यहाँ पे ड्यूप्लेट रूल फॉलो होता है. ठीक है. इसके और भी एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव लिथियम +2 आयन, ये एग्जिस्ट. लिथियम एक सेकंड, लिथियम +1 आयन ये एग्जिस्ट कर रहा है. मतलब लिथियम इसका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है एंड इट बिकम स्टेबल. क्यों? क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. वैलेंस शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस लिथियम प्लस इज स्टेबल. देयरफॉर इट्स फॉलोइंग ड्यूप्लेट रूल. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से बेरिलियम +2. बेरिलियम +2 इज ऑल्सो फॉलोइंग ड्यूप्लेट रूल. जैसा कि अब हमने पढ़ा था पीरियोडिसिटी में, हमने पढ़ा था क्या, जो थैलियम है. हाँ यार गाइस, मतलब लास्ट लेक्चर में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने हर टाइम जो थैलियम है उसको थोडियम के सिंबल की जगह यूज किया था. बाकी थैलियम इज फॉर TL. ओके, टेक केयर ऑफ दिस. तो जो थैलियम है, थैलियम भी +1 में ज़्यादा स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू थैलियम +3. सो ये जो थैलियम +1 है यहाँ पे ड्यूप्लेट रूल ही फॉलो हो रहा है. इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मतलब उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं. मैंने बोला था ना जो इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन शो नहीं करती, इट बिकम्स इनर्ट. तो हियर मतलब जो इनर्ट बन जाता है, इट फॉलोज ड्यूप्लेट रूल. ओके, ड्यूप्लेट रूल. ठीक है. सो दिस आर एक्सेप्शंस. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे जो हमारा 13 ग्रुप है उसमें थैलियम आता है. जो हमारा 14 ग्रुप है उसमें लेड आएगा. तो जो लेड 2+ है वो भी ड्यूप्लेट फॉलो करता है. लेड +4 और लेड +2 में लेड +4 इज लेस स्टेबल देन लेड +2. लेड +4 इज लेस स्टेबल देन लेड +2. यहाँ पे ड्यूप्लेट रूल फॉलो होता है. ओके, सो दिस इज एक्सेप्शन. नाउ दिस इज सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन. तो कभी कभी क्या होता है, ये आउटर मोस्ट शेल जो हमारा रहता है उसमें 8 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, पर तो भी वो हो जाता है स्टेबल. सो इट इज अगेन एक्सेप्शन कि यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है पर तो भी स्टेबिलिटी है. सो दिस इज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन विच इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल. ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है Cu+. कॉपर प्लस हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. ठीक है. उसके बाद में आपका आ जाता है Zn+2, जिंक +2, कैडमियम +2. मतलब देखो जिंक के जो आप देखोगे ना, जैसे धीरे धीरे आपको जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसके जो ग्रुप्स है उसके एलिमेंट्स याद होने लग जाएंगे. जब आप देखोगे जो 12th ग्रुप है, 12th ग्रुप में ऐसा होता है जिंक, कैडमियम, ये Zn है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी. ठीक है. तो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी व्हेन इट फॉर्म्स 2+ आयन सो दे बिकम स्टेबल. लेकिन 2+ आयन होने के बाद उनके जो वैलेंस शेल है उसमें कोई 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट स्टिल दे आर स्टेबल. सो ये 4th वाली जो अपने बोल सकते हैं कैटेगरी है, दैट इज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. इसमें भी स्टेबल होते हैं. जैसे जो ये तो आपका हो गया 12th ग्रुप. अब जो 11th ग्रुप है, 11th ग्रुप में यू हैव कॉपर, यू हैव सिल्वर एंड यू हैव गोल्ड. ओके, सो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के केस में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. सो यहाँ पे जब कॉपर +1 बनता है इट हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स. जब सिल्वर +1 बनता है, गोल्ड +1 बनता है, दे ऑल्सो हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर स्टेबल. ऑल दिस कंपाउंड्स आर स्टेबल. So they are forming pseudo inert gas configuration. So due to pseudo inert gas configuration, they are stable, and this is exception of octet rule. तो ये हमारा 4th मतलब बोल सकते हैं 4th कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हो गई जो octet rule फॉलो नहीं करता है. So this is, and now we have 5th कैटेगरी. कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे भी मिल जाते हैं, कोई आयंस ऐसे भी मिल जाते हैं जिनके पास सिर्फ 9 to 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लेकिन वो स्टेबल होते हैं. अब अपन इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, आई विल टेक एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल इज, आपने देखा होगा कि यार आयरन का कोई कंपाउंड है तो FeO होता है, या फिर यू कैन सी FeCl2 होता है, FeCl3 बनता है. ठीक है. सो यहाँ पे जो आयरन है उसकी स्टेट क्या है, Fe यहाँ पे +2 में,
क्योंकि ऑक्सीजन -2 में, तभी वो प्लस जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रलाइज है। तो यहाँ पे जब मैं आयरन का देखूँ आयन, सो इज एफ इज इन +2 स्टेट। यहाँ पे भी आयरन जो है आयरन इज अगेन इन +2 स्टेट, यहाँ पे आयरन इज इन +3 स्टेट। सो यार ये कंपाउंड तो मिलते हैं, दे आर स्टेबल। लेकिन जब मैं देखूँ तो Fe जब +2 फॉर्म में होता है, सो इट हैज 14 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बाकी ये तो स्टेबल है। अगेन इफ वी सी दिस इज इट आल्सो हैज 14 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर Fe +3 है तो उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, मतलब इट हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट, बट स्टिल इट इज स्टेबल एंड इट इज एग्जिस्टिंग। सो दिस इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल, जैसे अगर जो Mn का कोई कंपाउंड होता है जब Mn +2 स्टेट में होता है, जब Mn +2 स्टेट में, तो Mn के पास भी 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट Mn इज स्टेबल, Mn +2 कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, सो इट इज स्टेबल, सो ये एक्सेप्शन होता है। एंड द सिक्स्थ वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो कभी कभी क्या होता है गाइस कि जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली नाइट्रोजन वगैरह के केस में होता है। जैसे अगर अब मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, हाँ चलो इसको पूरा एग्जांपल से समझते हैं। NO2 हो गया, BrO3 हो गया, और आई विल टेक एग्जांपल ऑफ यू कैन से ClO3। दिस बोथ आर मींस ऑलमोस्ट सेम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे NO2 है, एक बार NO2 का वही लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो स्ट्रक्चर विल बी, यू विल सी N है आपके पास एंड यू हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन है, यू हैव ऑक्सीजन हियर, यू हैव ऑक्सीजन हियर। अगेन जो आपका ऑक्सीजन है इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है यहाँ पे इसने रिएक्ट करके ये बना लिया, यहाँ पे रिएक्ट करके ये बना लिया। रिएक्ट नहीं मतलब कंबाइन कर लो, मतलब ये वाले ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने थे, इसके बन गए, इसका काम खत्म। इसके 2 बॉन्ड बनाने थे, बन गए, इसका काम खत्म। नाइट्रोजन ने भी 2 बॉन्ड्स बना लिए, बाकी अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रह गया। दिस लेफ्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड odd electron molecule, means this is called odd electron and this complete molecule is called odd electron molecule। मतलब इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया which is an odd number। ठीक है, अब अपन BrO3 का देखते हैं। सो Br के केस में क्या होता है, Br you have Br have 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन है 1 2 and 3। सो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सो लेट्स ड्रॉ दैट वंस। सो 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेना चाहिए अपने को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, और फिर इसकी अपन शेयरिंग मतलब बॉन्डिंग करवाते हैं। सो इसने इसके साथ एक मतलब डबल बॉन्ड बना लिया, इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया। सो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया। सो दिस इज योर ऑड इलेक्ट्रॉन। सो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रोमीन है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में आपको कोई परफेक्ट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, यहाँ पे नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। सो दिस एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, मतलब ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, मतलब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है वीकेंड से, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो स्टेबल, लेकिन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो दिस कंपाउंड, दिस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स वी आर सेइंग ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। दिस कंपाउंड्स आर यूजुअली पैरामैग्नेटिक। अब ये एक टर्म होती है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, ये बहुत ही सिंपल टर्म है। डायमैग्नेटिक उसको बोलते हैं, मतलब जो अब ये वी कैन से सब जो अपने कंपाउंड्स है उनका क्लासिफिकेशन है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स छूट जाते हैं, और डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। ठीक है, ये आपको शायद जब अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी के लिए फॉर टुडे यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट दिस ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक मतलब इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छूट गया है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन छूट गया है, इट इज नॉट बॉन्डेड। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई अपने को कि जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, मतलब एक बार अपन अच्छे से रिवाइज भी कर लेते हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने ये देखा कि यार जो केमिकल बॉन्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा। उसके बाद हमने देखा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। सो केमिकल बॉन्ड इज बेसिकली जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो सारे एटम्स को एक मॉलिक्यूल में बंद करके रखता है, वो उन सबको एक तरफ रखता है, दैट इज केमिकल बॉन्ड। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी स्टडीड। सेकेंड थिंग हमारे कॉसल और लुईस के अप्रोच पे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि नोबल गैस काफी स्टेबल है। सो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस उन्होंने ये बोला कि जो भी उसके आसपास के एलिमेंट्स है, आसपास के एटम्स है, वो क्या चाहते हैं, नोबल गैस के जैसा बनना चाहते हैं। दे वांट कि उनके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए, और जैसे उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो बन जाते हैं स्टेबल। जब वो बन जाते हैं स्टेबल तो उनकी एनर्जी हो जाती है मिनिमम।
ठीक है, ये चीज बताई कॉसल और लुइस ने। फिर लुइस ने उनका डॉट स्ट्रक्चर दिया। लुइस के डॉट स्ट्रक्चर से अपन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लुइस डॉट स्ट्रक्चर से अपने को बहुत इजी हो जाता है समझना कि यार इसमें कौन सा मॉलिक्यूल किस, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कौन सा एटम किससे बॉन्डेड है, उसने किसके साथ कैसे, मतलब ये जैसे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ना, ये पूरा जो आपका बन गया एक मॉलिक्यूल, इसमें आपको ये दिख रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये देख के आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके पास एक बार लुइस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, यू आर वेरी इजी, मतलब यू कैन वेरी इजीली से कि किसके बीच में डबल बॉन्ड है, which atom has made triple bond with which atom, you can easily say this while seeing this Lewis dot structure. Okay, so हमने एक लुइस डॉट स्ट्रक्चर देखा, हमने अलग अलग जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। उसके बाद वी सीन एक्सेप्शंस, हमने देखा एक्सेप्शंस क्या होते हैं ऑक्टेट रूल के, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। फर्स्ट इज हाइपोवैलेंट एलिमेंट, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। सो ये जैसे LiBr है, मतलब जो लिथियम यहाँ पे वी कैन से जो Br है ना, लिथियम इट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Br भी इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देगा और ये बन जाता है स्टेबल। सो यहाँ पे क्या होता है, इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो अपने शेयरिंग में आए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है, पर तो भी ये बन गया स्टेबल। सो इट इज नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, सो इट इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो फर्स्ट क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स which does not obey octet rule is hypovalent molecules, ठीक है, they have electrons which are less in number as compared to 8, ठीक है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, that are called hypovalent. Second is hypervalent. This type of molecules have more than 8 electrons after sharing or after bonding, ठीक है, they do exist, they are also stable, so this is an exception of octet rule, ठीक है। so hypervalent जो अपने molecules होते हैं दे आर एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, क्योंकि इसमें मोर देन 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपना हाइपोवैलेंट, देन हाइपरवैलेंट, और हाँ वन मोर थिंग, जो अपना हाइपरवैलेंट है ना, इसको अपन बोलते हैं लुइस बेस, वी कॉल इट लुइस बेस। ये चाहते हैं यूजुअली कि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, क्योंकि इनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। जो पिछले वाले थे उसको अपन बोलते थे लुइस एसिड, बिकॉज इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो ये इलेक्ट्रॉन मांगते थे, और ये जो होते हैं लुइस बेस वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। सो दिस previously we studied hypovalent and now we are studying hypervalent, okay. Third is duplet, मतलब कुछ जो molecules हैं वो duplet का रूल फॉलो करते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहे, और वही उनकी स्टेबिलिटी का रीजन होता है। सो दिस इज थर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स विच आर एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। फिर फोर्थ कैटेगरी आती है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, मतलब कुछ आयंस है, मतलब इसका भी अपन एग्जांपल देखें ना, तो जिंक के जो भी कंपाउंड्स आप देखोगे दैट इज यूजुअली ZnCl2 बनता है, यहाँ पे ZnO बनता है, फिर आप देखोगे ZnBr2 बनता है। सो यहाँ पे जो जिंक है वो हमेशा +2 के फॉर्म में दिखता है। कॉपर का एग्जांपल ले लो, कॉपर फॉर्म्स Cu2O, कॉपर फॉर्म CuCl, तो मतलब कॉपर जब +1 की स्टेट में होता है इट इज स्टेबल। क्यों? द स्टेबिलिटी का रीजन ये है कि उसके पास 18 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तो ऑक्टेट रूल में था ही नहीं। सो दिस इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। So this is the fourth category of molecules which does not obey octet rule and they are still existing and stable. So this is pseudo inert gas configuration. So first the hypovalent, hypervalent, duplet rule, and fourth is pseudo inert gas configuration. ठीक है। फिफ्थ इज आयंस विद 9 to 7 इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ऐसे आयंस भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके वैलेंस शेल में 9 से लेके 17 तक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ना ही उनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही 2 होते हैं, ना ही 8 होते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 9 से 7 के बीच में होते हैं। सो ड्यू टू दिस दे आर स्टेबल, और अगर ये स्टेबल है एंड दे आर नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। सो दिस इज द फिफ्थ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। दोज हैव 9 to 17 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ओके, सिक्स्थ एंड द लास्ट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, मतलब इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, मतलब जिसकी बॉन्डिंग किसी से नहीं होती है। यहाँ पे लोन पेयर नहीं बचती है, ध्यान रखना, ऑड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भी बच जाते हैं तो 3 में से 2 की तो लोन पेयर बन जाएगी और एक बच जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक एंड देयर एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर मैंने एकदम इजी रखा है, हमने उसको एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, बिकॉज यार केमिकल बॉन्डिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है उनको अपने को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है। अपने को देखना है कि यार जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन अपने को क्लियर हो रही है कि नहीं, इसके क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं। सो आई वुड से कि यार जो पीरियोडिसिटी में आपको ज्यादा लर्न करने का था, केमिकल बॉन्डिंग में इतना लर्न करने का नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शंस वगैरह बहुत लिमिटेड होता है,
एक्सेप्शंस जहाँ रहते हैं उसके प्रॉपर रीजन भी रहता है, लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं, जैसे अब आपने आज सीखा, जो मेन लर्निंग आज की है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आप जो आपको मॉलिक्यूल दिया है उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एलिजिबल, मतलब यू आर एलिजिबल के केपेबल हो गए, यू कैन मेक द डॉट स्ट्रक्चर इजीली। उसमें अपने को सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने हैं और फिर आसपास के एटम्स देख लो एंड यू कैन मेक द कंप्लीट मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल को बनाने के बाद यू कैन सी कि यार कहाँ पे किसकी बॉन्डिंग किससे हुई है, किस वे में हुई है, वो सिंगल बॉन्डेड है या डबल बॉन्डेड है। सो दिस वाज टुडेज वी कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू लर्नड इज द न्यू थिंग यू गॉट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वो बनाना आ गया, मीन्स आप थोड़ा थोड़ा कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को समझने लगे। ओके, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। सो गाइज, आपको जैसा भी लेक्चर लगाओ कमेंट अबाउट इट, give this video a thumbs up and meet you in the next lecture. Till then, take care and keep studying. Thank you.